नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, और आज से मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला चैप्टर जो स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने नंबर सिस्टम है। उसमें कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें बता रहा हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं क्या जानकारी आपको है, क्या नहीं है तो उसे तैयार कर लें। क्योंकि नंबर सिस्टम ऐसा चैप्टर है कि इससे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के दिल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें भाषा एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, खासकर हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए। तो चलिए इसमें बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ऐसा चैप्टर है जिसका हर कोई भी आप एग्जाम देते हैं उसमें इसका महत्वपूर्ण है। तो संख्याओं के बारे में जानकारी रखना या संख्याओं को व्यवस्थित तरीके से कैसे हम रखते हैं, उनका नामकरण करते हैं, वो सारी जानकारी जो है पढ़ते हैं। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पहली बात हम लोग करते हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, वो ये है कि संख्या पद्धति में हम लोग संख्याएं जो यूज करते हैं वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हम लोग यूज करते हैं, 10 अंक यूज करते हैं। अरेबिक नंबर है भारत में, ठीक है ना। अरेबिक नंबर यूज होते हैं, ठीक। 1 से लेकर के 9 तक जो नंबर है इनको सार्थक नंबर कहते हैं, इनको बोलते हैं सार्थक नंबर। सार्थक संख्या कह सकते हैं आप, सार्थक अंक कहते हैं। और 0 को कहते हैं असार्थक अंक। असार्थक अंक 0 हमारा कहलाता है असार्थक अंक, ठीक है। तो 0 किसी संख्या के दाईं ओर लिखा रहता है तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, बाईं ओर लिखा रहता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए अच्छा आगे आते हैं भाई लोग नंबर सिस्टम में। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज हो गई हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब मनुष्य ने सबसे पहले किन चीजों का इस्तेमाल किया। तो मनुष्य ने जब भी गणना स्टार्ट की होगी, याद करने का तरीका, तो हमेशा कभी विनिमय करने के लिए चीजों को, वस्तु का जो आपस में आदान प्रदान स्टार्ट किया होगा, तो कभी भी शून्य का इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो क्या क्या होगा, 1, 2, 3 से लेकर के 10 इन्फिनिट तक। ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक। क्योंकि रियल लाइफ में शून्य का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये पेपर में इसलिए क्वेश्चन आ जाता है। तो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या तो किससे होती है, 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है भाई। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर हम यहां बात करते हैं सम संख्याओं की एक चीज। दूसरी हो जाती है विषम संख्याएं। तो प्राकृतिक नंबर में ही देखिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 2 प्रकार की संख्याएं आप देखते हैं, उसमें पेयर बनते जाते हैं, किसी में पेयर नहीं बनते हैं। तो सम का मतलब हो गया, अगर सम संख्या ढूंढ रहे हैं आप तो इसमें पेयर बन जाए। सबसे छोटी संख्या ये हुई 6, 8, 10, इस तरीके से। विषम में क्या हो गया, जो पेयर ना बने, सबसे छोटी विषम संख्या 1, 3, 5, 7। लेकिन जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि 2 विषम संख्याओं का योग, 3 विषम संख्याओं का योग, 5 विषम संख्याओं का योग, या 2 सम संख्याओं, 3 सम संख्याओं, 5 सम संख्याओं, 6 सम संख्याओं का योग, तो हमें मानना कैसा है वो देखने वाली बात है। हम मान लेते हैं कि पहली सम संख्या x है तो दूसरी क्या होगी। तो बच्चे पहली जब x है तो दूसरी विषम संख्या यानी 2 क्या जोड़ देते हैं हम लोग, 2 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। कि पहली अगर x का मान 2 है तो देखिए 2 जोड़ दिया आपने तो क्या मिल गया, 4। दूसरी पता करनी है तो इसमें 2 जोड़ दिया, क्या मिल गया आपको, 6। तो ये सम संख्याएं आप मान लेते हैं इस तरह से, और बराबर में वो संख्या लिख करके सॉल्यूशन कर लेते हैं। अभी पेपर बोल देता है कि 3 विषम संख्याओं का योग कुछ भी है, ठीक है। ये 3 विषम संख्याओं का योग हम मान लेते हैं कि 15 है। 3 विषम संख्याओं का योग 15 है। तो कैसे लिखो, कैसे मानोगे आप। तो वहां क्या करते हैं बच्चे, वहां ये करते हैं बच्चे, पहली संख्या विषम आपने क्या मानी, x। दूसरी क्या मान लेते हैं बच्चे जल्दी में, x + 1। तो ये गलती हो जाती है। देखिए कैसे, अगर ये आप x मान रहे हैं
और x+1 मानेंगे दूसरी संख्या तो क्या बन जाएगी आपकी, यहाँ 2 मिल जाएगा आपको। ठीक, तो यहां भी आपको 1 नहीं मानना, यहां भी कितना मानना है, 2। तो ये बात याद रखिएगा। बच्चे सोचते हैं हमने सम में तो 2 माना था, तो विषम में 1 मानेंगे, नहीं। जो है जैसे आप सब में वैल्यू मानते हो वैसे ही विषम में भी वैल्यू आप मानेंगे। कंटिन्यू संख्याएं जैसे उसमें चलेंगी वैसे कंटिन्यू संख्याएं इसमें चलेंगी, वो चाहे सम हो चाहे विषम हो, ये बात नोट करिएगा। ठीक है, तो जब भी आप वैल्यू मानेंगे, x वैल्यू मान रहे तो x+2, x+4, x+5, 6 सम में भी मानेंगे और विषम में भी मानेंगे, ये बात गौर कीजिएगा। ठीक, बढ़ते हम लोग आगे। तो आगे के लिए जो है छोटी छोटी अगर बात आप याद रखेंगे तो आपको किसी प्रकार का नंबर सिस्टम में क्वेश्चन हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। अगली जो अगर हम बात करते हैं तो फिर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक और इसी का अपोजिट कह लीजिए अवास्तविक। तो वास्तविक का मतलब समझते हैं जो चीज रियल में है और जो अनरियल है अवास्तविक हो गया। तो वास्तविक में जैसे आपका 0 हो गया, 1 2 3 डैश 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 इन्फिनाइट। प्राकृतिक संख्या में और कभी कभी बोल देगा कि वास्तविक संख्या में क्या अंतर है, पहचान उसमें से। तो 0 लगा होगा तो वास्तविक संख्या में, जो सभी संख्या वास्तविक होती है वास्तविक संख्या। अवास्तविक क्या होती है, अवास्तविक संख्या मतलब जिनकी कभी कोई वैल्यू ना हो, कोई वैल्यू ना प्राप्त हो, क्या कहलाएगी आपकी अवास्तविक संख्या होती है। ठीक, जैसे लिख दो माइनस में आप, ठीक, -17 हो गया, कुछ भी इस प्रकार से कोई भी नंबर आप लिख देते हैं, इसको कभी भी नहीं सॉल्व करेंगे तो हल नहीं होगा, तो ये अवास्तविक संख्या होगा, याद रखिएगा। ठीक, जो काल्पनिक नंबर हो, वास्तविकता ना हो, इन्हें काल्पनिक नंबर भी कहते हैं, भी याद रखिएगा, काल्पनिक नंबर, ये बात एक याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद अगला जो है वो पूछ लेता है पूर्णांक। पूर्णांक भी भाई आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक, दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक में क्या होता है कि जैसे ही आप हम लोग आज विज्ञान, आज जैसे 0 से स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, तो हम गिनती कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो नंबर है ये सब धन पूर्णांक है, इनफिनाइट तक जाएगी आप। और अगर इसी को इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे इनफिनाइट माइनस तक। तो ये वाली जो संख्या है ये कहलाएंगे ऋण पूर्णांक, ये धन पूर्णांक होगा, ये ऋण पूर्णांक। अब पेपर में क्वेश्चन बोल देता है कि -99 बड़ा है, इनमें पहचानिए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। इनमें पहचानो भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे पहले नंबर ये 0, उसके बाद -1, उसके बाद ये, उसके बाद ये 99। क्योंकि यहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो यहाँ से पहले चलेंगे तो ये मिलेगा, फिर आपको 92 मिलेगा, फिर 99 मिलेगा। ठीक है, तो ये धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक का मतलब समझ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं। और उसके बाद पेपर में एक और टॉपिक पूछा जाता है प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या, इसी का अपोजिट अप्रमेय। प्रमेय में जिसको मापा जा सके, अप्रमेय जिसे नहीं मापा जा सके। तो सीधी सी परिभाषा होती है जिन भी संख्याओं को P और Q के रूप में लिखा जा सके। P और Q का मतलब हो गया अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्रमेय कहलाती हैं। ये प्रमेय संख्या हो गई। और जिन्हें इस रूप में नहीं लिखा जा सकता वो सब संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अपरिमेय संख्या में कौन आएंगी, अपरिमेय संख्या में वो सभी रूट संख्या आ जाएंगी जिनका कभी कोई फैक्टर नहीं बनता। जैसे 5 है, 7 है, कोई भी ऐसा नंबर ले लें जिसका फैक्टर बनाते चले कभी संख्या खत्म नहीं होती है, तो इनका फैक्टर निकालते चले कभी खत्म ही नहीं होगा। जब खत्म नहीं होगा तो ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सभी संख्याएं जो हैं
अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनका कभी भी कोई चीज खत्म नहीं हो सकती। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परिमेय जान गए, जिसको पी और क्यू के रूप में लिखा जा सके वो हो गई आपकी परिमेय, जिसे नहीं लिखा जा सके वो हो गई आपकी अपरिमेय। जैसे पूछ लेता है पेपर में, क्वेश्चन है आपका कि पाई क्या है, पाई कौन सी संख्या है, तो ये कमेंट करके बताएं कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे नंबर सिस्टम में जाते हैं हम लोग। तो परिमेय अपरिमेय हो गया आपके पास में। फिर संख्या पद्धति से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ती है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है, तो वो भी चीजें कुछ आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको 2 से अगर बहुत अच्छा है तो 20 तक तो टेबल आपको पूरा तैयार होना चाहिए। 2 से 20 तक, 2 से 20 तक आपको टेबल बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए कि कहीं पे पहुंचना है आपको। तो आप 18 का 6 बार गुणा करना है, तो आप एकदम से पहुंचे 108। 18 का 7 बार गुणा करना है, तो आप एकदम से पहुंचे 126। इस तरह से आपको इससे ज्यादा टेबल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 20 तक तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक भाई, ये चीज तैयार कर लें। दूसरी चीज मैं आपको यूज करना बताऊंगा इसमें कि आपको स्क्वायर नंबर जो है, स्क्वायर नंबर 1 से लेकर के कम से कम 50 तक आपको याद हो। एक चीज ये हो गई, ठीक, पहाड़े हो गए, ये स्क्वायर नंबर हो गए आपके पास में। और 1 से लेके 20 तक या तो 30 तक, 20 तक ही मन रखे आप तो भी ठीक है। 20 तक आपका ये धन नंबर संख्याओं घन याद होने चाहिए, ये याद होना चाहिए आपको, बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए कि 12 का क्यूब क्या होता है। तो एक बार में आपके पता चले आपको कि 29, 12 का होता है 17, 28, एक बार में तैयार होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये तैयार कर लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको एक और बता रहा हूं, याद रखिएगा। जैसे 1 का वर्ग करते हो तो किसी भी संख्या के अंक में कौन सा अंक होगा, अंत में कौन सा अंक होगा, तो 1 का वर्ग करेंगे तो हमेशा अंतिम अंक क्या मिलेगा, 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक क्या मिलेगा, 4। जब अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो अंतिम अंक आपको क्या मिलेगा, 9। 4 का स्क्वायर करते हैं आप, यानी कुछ भी स्क्वायर करें आप, 64 का स्क्वायर कर रहे हैं तो अंतिम अंक क्या होगा आपके पास में, 6। 5 का स्क्वायर करते हैं अगर आप तो अंतिम अंक आपको क्या मिलेगा, 5। 6 का स्क्वायर करते हैं तो अंतिम अंक क्या मिलेगा, 6। 7 का स्क्वायर करते हैं आपको अंतिम अंक क्या मिलेगा, 9। 8 का स्क्वायर करते हैं तो अंतिम अंक क्या मिलेगा आपको पास, 4। 9 का अगर स्क्वायर करते हैं आप तो अंतिम अंक आपको क्या मिलेगा, 1। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मैं सही कर रहा हूं उसमें। 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का हो गया आपके पास में 100। अंतिम अंक पे फोकस करिएगा भैया, अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या हो रहा है। अब अंतिम अंक पे अगर हम गौर करें यहां से यहां तक, तो कहीं भी देखिए किसी भी स्क्वायर में अंतिम अंक हमको क्या नहीं मिला, कौन कौन से अंक नहीं मिले हैं। तो स्क्वायर में कभी भी अंक नहीं मिलेंगे, 2 नहीं मिला आपको कहीं पे भी। स्क्वायर में आपको 3 नहीं मिला कहीं पे, कहीं देखिए 3 है, कहीं पे 3 नहीं है। उसके बाद 4 है, 5 है, 6 है। स्क्वायर में आपको नहीं मिला तो 7 नहीं मिला, कहीं मिला देखिए, कहीं नहीं मिला, 7 नहीं मिला हमको। किसी भी नंबर में, स्क्वायर नंबर में अंत में 8 नहीं आता, 8 नहीं आता, 9 है और 10 का मतलब 0 तो 10 में आ ही जाता है। तो अगर किसी संख्या के अंत में, याद करने का मतलब 23 से 78 अगर आता है तो वह संख्या स्क्वायर नहीं हो सकती, उसका स्क्वायर, उसका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते। वो किसी भी
संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आता है तो उसका मतलब समझ लीजिए वह संख्या किसी भी संख्या का स्क्वायर वर्ग नहीं है और ना ही उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो ये अंग भी याद रखिए, पेपर में कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है। अगर इसी प्रकार से हम एक चीज और दिखा रहे हैं आपको, ये तो था स्क्वायर, अब मैं घन करके दिखा रहा हूं। तो 1 का अगर आप घन करते हैं तो क्या मिलेगा अंत में 1, 2 का घन करेंगे तो आपको क्या अंत में मिलेगा 8, 3 का घन करेंगे तो अंत में क्या मिलेगा आपको 7, 4 का अगर घन करते हैं आपको तो अंत में क्या मिलेगा 64, 4 मिलेगा। 5 का घन करते हैं तो अंत में क्या मिलेगा 5, 6 का घन करते हैं तो अंत में क्या मिलेगा 6, 7 का घन करते हैं तो अंत में क्या मिलेगा, अंत की बात चल रही है 43। 8 का अगर हम लोग घन करते हैं तो क्या मिलेगा अंत में आपको, 9 का घन करते हैं तो अंत में क्या मिलेगा, और 10 का घन करते हैं तो क्या मिलेंगे, घन कर रहे हैं 3 जीरो, वर्ग कर रहे थे इसका 2 जीरो। तो यहां देखिए यहां पर घन में क्या है, ये आए तो सारे अंक हैं, 1 आया, 2, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 9 भी है। अंक तो यहां सारे उपस्थित हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 1 लगा हुआ है, जैसे 21 का घन निकाल कहा जाए आपसे, तो 21 का घन निकालेंगे अगर आप तो 9, 92, 61, अंत में कौन सा अंक मिला आपको 1। तो ऐसे याद रखिए किसी भी 28 का अगर आपको कहा जाए घन निकालो भैया, तो अंतिम अंक उसका क्या होगा 28, इससे तो बनेगा, अंतिम अंक उसका होगा आपके 2। तो 2 अगर अंतिम अंक है किसी संख्या का घन में तो आप समझ जाइए कि किसका होगा 8 संख्या का होगा। अब कितनी एक संख्या में देखिए, एक संख्या में 3 अंक बन रहे हैं, तो अगर ऐसे कोई संख्या भी है, ये जरूरी नहीं कि ये कोई नंबर है, मैं अपने मन से लिख रहा हूं, कोई भी संख्या ऐसे दी गई है, कह रहा है ये किसी संख्या का घन है, इसको रियल में मैंने ऐसे लिख दिया, कोई संख्या नहीं है, मतलब घन संख्या नहीं है ये तो, लेकिन हाँ अगर इसके आसपास कोई घन संख्या होगी तो वह 2 अंकों की होगी। किसकी होगी 2 अंकों की। 8 यहां होगा और इसके बाद जो भी संख्या होगी उसका होगा ये। तो इस तरह से पहचानेंगे आप। 6 अंक होंगे तो घन में कितने अंक होंगे 2, 9 होंगे तो घनमूल लेंगे कितने अंक होंगे 3। तो ये थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं हम लोग, ठीक है भाई। अब देखिए यहां पे 2 अंक हुए तो तुरंत देखिए 4 अंक बन गए, ये देखिए ये देखिए। तो ये काम करते हैं हम लोग पहचानने का कि कैसे कौन सी संख्या जल्दी जल्दी पहचान सकें कि दिए गए ऑप्शन में से किसका घनमूल है, किसका वर्गमूल है, या किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग स्क्वायर है। ठीक, ये भी देखिए अच्छी चीज थी। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे एक चीज और बताना चाहूंगा, भाज्य अभाज्य जैसे भाई, ठीक, और सहअभाज्य। सहअभाज्य तो भाज्य का मतलब हो गया कोई भी संख्या है जिसमें जो 1 से अलावा किसी भी चीज से कट जाए। तो सबसे पहले अभाज्य देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में प्रश्न जो आता है वो अभाज्य से आता है। सबसे अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 2। यहां नोट करने वाली बात है, तो आप एक चीज नोट कर लें, एक जो संख्या है वो ना ही भाज्य में आती है और ना अभाज्य में आती है। ठीक, ना ही भाज्य है ना अभाज्य है, ये नोट कर लीजिए। 20वें बार पेपर पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो लोग बोलते हैं 1। 1 का भाग भी करते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 1 का गुणा भी करते तो किसी संख्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 1 का भाज्य है अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या पूछेगा तो 20वें बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। और सबसे पूछता है कि अगर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगी 3। शब्दों को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जब विषम पूछ ले तो 3। तो पहचाने कैसे, 1 के अलावा जिसका 1 और वह स्वयं
एक और वह स्वयं के अलावा कोई उसका गुणनखंड ना बने, स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड उसका ना बने, वो सारी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य। भाज्य का मतलब होता है जिसमें किसी संख्या का भाग चला जाए, 6 हो गया, 15 हो गया, सब भाज्य संख्या है, 21 है, 30 है, सब भाज्य संख्या है, इनमें भाग जा रहा है। एक के अलावा भी, स्वयं के अलावा भी 3 का ही भाग जा रहा है, 2 का ही भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो ये याद रखिए। ठीक, सहअभाज्य का मतलब ऐसी दो संख्याओं के जोड़े लिखे जाए, जोड़े लिखे जाए जो आपस में, जैसे 2, 5, 7, ऐसी दो संख्या लिखिए 7, 11, तो ये तुलनात्मक रूप से होगा। जब भी दो संख्या दी जाएंगी तो उन्हें तुलना करने के लिए दिया जाएगा। सहअभाज्य संख्या, दो सहअभाज्य संख्या मतलब उनके आप वो तो अभाज्य होंगे ही, उनमें उनके भी आपस में जो फैक्टर में है वो एक दूसरे को काट दिए जाएंगे, तो ये ऐसे होगी सहअभाज्य संख्या। ठीक है ना, आपस में भी अभाज्य संख्या है। तो ये हो गया आज का नंबर सिस्टम, और मैंने नंबर सिस्टम का भी आपको एक छोटा सा वीडियो अपलोड हुआ होगा, उसको देखिए। और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो सारे क्वेश्चन अलग प्रकार से हैं, एक अलग, हर क्वेश्चन अलग ढंग का है, और उससे आपको एक बहुत मदद मिलेगी क्वेश्चनों को लगाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है कि 49 की पावर दे रखा है ये, और कह रखा है कि ये किस संख्या से विभाजित है। तो ऐसे प्रश्न जो हैं उसमें सूत्र पे मत जाए, ऑप्शन से ही हल हो सकते हैं, तो इनके ऑप्शन पे नजर जरूर डालें। तो ऑप्शन देखिए आपके सामने दिख रहे होंगे, 15, 51, उसके बाद 50, 51 दिख रहा होगा आपके सामने, 29, 8। तो इसका सीधा सा फार्मूला होता है कि पहले तो इसकी ये पावर देखिए कि पावर ऑड इवन क्या है, इस पर डाली नजर डालिए। ये ऑड है, आपको दिख रही है, विषम है, तो जब विषम होगी तो ये होगा आपका, इसको बोलते हैं x, ये होता है आपका a। तो जब विषम हो, जब भी विषम हो तो ये डिवाइड होगा इस नंबर से, यानी 49 माइनस यहाँ क्या दिया हुआ है, a कितना है, a 49 में a घटा दें कितना आएगा, 48, और 48 तो नीचे दिया नहीं है, लेकिन इनमें से 48 का किससे कौन फैक्टर है, 8 48 का फैक्टर बन सकता है, 8 आएगा ना 48 में, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, इससे डिवाइड होगी। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इस तरह से जितने भी प्रश्न आते हैं आपको सिर्फ इसी तरीके से करिएगा, सारे प्रश्न आपके सही होंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके पास सामने, अगला प्रश्न जो है वो है कि एक संख्या दे रखी है आपके सामने, और उसमें पता करना है कि यह संख्या किससे विभाजित होती है। यहाँ ये स्टार बना हुआ है, इतना दिया हुआ है, और बता रहा है 9 से यह संख्या विभाज्य है, 9 से विभाज्य है यह संख्या, ये दिया हुआ है 9 से विभाज्य है यह। तो इस जगह पे कौन सा अंक लिखा जा सकता है, क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा या 9। अब ये भी क्वेश्चन ऑप्शन सही है, ऑप्शन से इसको भी करना है आपको। तो 9 से विभाज्यता का नियम होता है, वो ये होता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो जोड़िए अंकों का योग, अंकों का योग समझ रहा ना, इस तरीके से। यहां मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन यहां तो मालूम है, जोड़िए जरा। 9 3 12 14, 14 और 7 21, और 21 के 9 के टेबल में क्या आता है, 9 आता है, 18 आता है, फिर 27। तो भैया जोड़ना ही है, तो इसको 27 बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए, 6, 27 बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, ये आंसर हो गया। समझ गए भाई। ये था दूसरा प्रश्न। पेपर में, हर लगभग पेपर में ऐसा एक प्रश्न जरूर रहता है, अगर नंबर सिस्टम से आ रहा है तो ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए। सरल से प्रश्न होते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन बहुत नहीं करनी है आपको। अगला प्रश्न है,
एक टैंक का 1/4 भाग, कुछ मत करो, टैंक बना लो, 1/4 भाग, 1/4 इतना सब ध्यान रखिएगा। जो नीचे लिखा रहता है वो टोटल वैल्यू रहती है। टोटल वैल्यू कितनी है, यानी टैंक में कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, और कितना भरा है, 1/4, यानी 4 भाग बनाने हैं आपको, 2 4 भाग बने हुए हैं, बड़ा समान है भैया। ऐसे बनाने इसका मत जाइएगा डायग्राम पे, भाग जो है टैंक के सारे समान है, डायग्राम पे मत जाए। कह रहा 4 भाग में से एक भाग भर गया, ये भरा हुआ है, कितने लीटर से, 135 लीटर से, 135 लीटर से एक भाग भर गया 4 में से। तो यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा होगा ये बताना है। तो पहले देखो पूरी टैंक में कितना पानी आएगा, 135 ये, तो 135 यहां, 135 यहां और 135 यहां, 135 कितना हो जाएगा, 270, और 270 ये, 270 ये, तो टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 540। तो कुल कितना टैंक में पानी आएगा, 540, और कितना भरा उसमें, 180, तो कितना भाग बढ़ जाएगा, काटिए जरा, 9 से काट रहा हूं, 2 बार गया, 9 से काट दिए, 6 बार गया, अभी और छोटा हो सकता है, 1 से काट दो, 1/3 टैंक भर जाएगा। कितना भर जाएगा, 1/3 टैंक भर जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न कि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या है। किसी संख्या का 1/5 भाग, जब भी कहे किसी संख्या तो आप मान लो x संख्या, किसी संख्या की जगह पे x मान लो, x संख्या का मतलब गुणा 1/5 भाग उसी संख्या के यानी x के 1/7 भाग से यह 10 अधिक है। तो बराबर करने के लिए भैया ये भाई साहब 10 अधिक है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको 10 देना पड़ेगा, इनको 10 आपको देना पड़ेगा। तो अब ये दोनों तरफ बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, हल कर दीजिए। हल करने के लिए क्या है, 5 इधर गुणा कर दिए, ये देखिए इधर प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, बराबर 10। एलसीएम लेके हल कर लो, इधर का गुणा इधर का गुणा इधर, 5 से 35 हो गया, यहाँ हो गया 7x, यहाँ हो इसका गुणा इसमें किया 5x, बराबर हो गया आपका 10। यहाँ घट गया, क्या बचा 2x, ये 35 चला गया भाई इधर, तो अच्छा गुणे में 35 चला गया इधर, 2 से काट दिया मैंने, 5 आ गया, 5 आ गया, 35 का 5 से गुणा कर दीजिए, 55 25, 80 लगा 2, 15 2 17, तो वह संख्या क्या होगी 175। वह संख्या हो गई भाई आपके पास में 175। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न में से 2/5 और 4/9 के बीच उपस्थित भिन्न है। तो इनके बीच उपस्थित भिन्न है, ऑप्शन भी आपके सामने दिए हुए, इन्हीं में से छांटना है। ये भी बिना ऑप्शन के नहीं कर सकते आप, क्योंकि ऑप्शन में से ही आपको आंसर छांटना है, इसी में से बताना है कौन इसके बीच की भिन्न होगी। ये हो गए 4 आपके पास में ऑप्शन, ठीक। संख्या दी हुई है 2/4/9, तो इसका इसमें भाग करके देख लीजिए क्या दशमलव बना, ऐसे सवाल में तुरंत दशमलव बना लीजिए। ये 0.20 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये आंसर आ गया 0.4। इसका इसमें भाग कीजिए, 9 का 4 में भाग कीजिए भैया, 0 लगा दिए, 40 हो गया, क्या बार गया 4 बार गया, 36, फिर बचेगा, फिर 4 बार जाएगा, यानी जो भी भिन्न होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारे पास में 40 और 0.46 के बीच की। तो ये अगर इसका इसमें भाग करेंगे तो आप क्या पाएंगे, 0.666 आएगा।
इसका ये तो आधा है, आधा का मतलब 0.5, ठीक। अब बचा हमारे पास में ये और ये, तो इन दो में से चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं उसको चेक कर रहा हूं। 4 में 5 का भाग करेंगे, आप दशमलव लगा के 0 बढ़ाते हैं, तो ये हो गया, कितनी बार गया? 8 बार। ये हो नहीं सकता। अगर ये हो नहीं सकता तो फिर बची कौन सी संख्या? सिर्फ यही बची है, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे आपका समय बच गया और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया बिना किसी गलती के। आप फिलहाल आपको भाग करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हो नहीं सकता, आप जान के ये हो नहीं सकता, इन दो में से कोई एक होगा। आप चाहे इसको उठाओ चाहे इसको उठाओ, अगर ये गलत हो गया इसका मतलब यही सही आंसर है। करना हमको हल एक ही है, दोनों हल मत करें। लेकिन मैं यहां आपको करके दिखा दे रहा हूं कि 3 में 7 का अगर आप भाग करते हैं, 0 बढ़ा दिए, कई बार गया? 4 बार गया ना, 4 बार भाई। बचा कितना? 2। फिर 0 बढ़ा दिए, कितनी बार जाएगा? 2। तो देखिए आ गया ना 42, बीच में पड़ रहा है ना 40, 42। कहने का मतलब 0.040 या कहते हैं 0.42, 0.46 के बीच में पड़ रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या का त्रिगुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या है। भाषा जैसा बोलता जाए वैसे आप लिखते चले जाइए, हल कर लीजिए, आपका अपने आप आंसर निकल आएगा। तो भाषा में कह रहा है किसी को मैंने बता दिया, आधा डाल लीजिए। किसी का मतलब हो गया x का 3 गुना, तो x में कर दीजिए 3 से गुणा, x का 3 गुना। और कह रहा है उसी संख्या का 3/8, यानी x का मतलब गुणा 3/5 से 60 अधिक है। जो 3 गुना है वो इससे 60 अधिक है। अब इक्वल का मतलब होता है बराबर, मतलब बैलेंस दोनों तरफ होना चाहिए। तो ये जब भाई साहब इससे 60 ज्यादा है तो या तो इनकी तरफ से 60 घटाइए आप, या इनको 60 दे दीजिए। अब दोनों बैलेंस हो गए, बस सॉल्व कर लीजिए। इसको क्या ले सकते हैं 3x, इसको क्या ले सकते हैं 3x/5, 60। अब ये नॉर्मल सी इक्वेशन हो गई है, इसको उठा के इधर ले आओ और आप फटाक से इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। नीचे मैंने हर एक बना लिया है। एलसीएम लेंगे 5, इसका इसमें गुणा, इधर गुणा, इधर गुणा, ये हो गया 15x, 3x बराबर 60। ये तिरछा इधर गुणा हो गया, 15 में 3 चला गया, 12 बचा, यहाँ हो गया 60 गुणे 5। 12 से मैंने काट दिया, 5 आ गया, तो उधर 5 का इंटू हुआ 25 आंसर हो गया। तो वह संख्या जो है, सवाल तो इतना बड़ा था, अब संख्या निकल के आ गई मात्र 25। इसके बाद देखते हैं हम लोग और आगे वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसमें बताना है आपको कि दो संख्याएं दे रखी है, उनकी पावर दे रखी है, बताना है आपको इकाई का अंक क्या आएगा। सभी क्वेश्चनों में, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चनों में आप ऑप्शन पर जरूर फोकस करें। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, उसमें 0 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा या फिर 6 आएगा। सवाल है आपके सामने 26 की पावर 102 प्लस 26 की पावर 103, इसमें इकाई का अंक बताना है। अगर इसको पूरा हम लोग सॉल्व करते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए हम जानते कोई भी अंक अगर आप लेते हैं, कोई भी अंक लेंगे, मैं 2 ले रहा हूँ, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, और 2 की पावर जैसे 5 करते हैं इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। ये देखिए 4 पावर के बाद अंक जो है रिपीट होने लगते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इकाई का अंक उठा लो, वो लिख लो और उसकी पावर उठा के लिख लो। यहां भी इकाई का अंक लिखना और मैं उठा के, और इसकी पावर उठा के रखना। अब पावर में क्या होता है, 4 के बाद अंक रिपीट होने लगते हैं, तो 4 से इसमें डिवाइड कर दो, 4 से इसमें डिवाइड कर दो, जो शेष बचता है उसे उठा दिया जाएगा। इसका डिवाइड करेंगे तो पावर में रिमाइंडर क्या बच रहा है, 100 में चला जाएगा, 2 बचेगा, ये 2 बची इसकी पावर। यहां 4 की पावर बचेगी 3,
लिख लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा 16, इसको लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 64, दोनों को जोड़ दीजिए। अगर आप जोड़ते हैं तो 80 हो जाएगा। इकाई अंक क्या मिल गया आपको? 0। कोई प्रश्न है आप इसी माध्यम से करेंगे, कभी गलत ही नहीं हो सकता। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था। तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 प्राकृतिक विषम संख्या, पहली मान लो, पहली क्या हो गई? x हो गई। बस मानने में गलती मत करें। दूसरी क्या होगी? x प्लस, यहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं, तो x प्लस 2 होगी। तीसरी क्या होगी? इसमें 2 जोड़ दीजिए, 4 हो गई। ये 3 संख्याएं बन गई, इनको जोड़ लीजिए। तो 3x इधर जुड़ गया और ये इधर जुड़ गया 6। इनका दे रखा है, सम कितना दे रखा है? 147। इसको यहां सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो गया। 3 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास में। 3 से मैंने काटा, 4 बार कैरी लगा, 2 7 47। तो जो ये नंबर निकल के आ गया आपका 47 होगा। आपको मिडिल नंबर बताना है, तो 47 प्लस 2 49 आंसर हो गया आपका। अधिकतम वो 5 अंक देता है या 7 अंक, इससे बड़ा क्वेश्चन वो पूछेगा नहीं। सब में फार्मूला यही लगेगा। बस यहाँ आगे संख्या 6 होगी, फिर आगे 8 होगी, फिर आगे 10 होगी। सम में भी यही चीज मानते हैं, बस याद रखिएगा। सम और विषम में संख्या जो है वो यही वैल्यू मानेंगे आप, ठीक। 1 नहीं मानेंगे बच्चे। जल्दबाजी में क्या करते हैं? x प्लस 1 x प्लस 2, गलती कर जाते हैं, ये मत करिए। कुछ लोग क्या कर जाते हैं? x प्लस 1 फिर x प्लस 3 x प्लस 5, ऐसा नहीं होता। सम विषम दोनों में ही हम लोग वैल्यू यही मानते हैं, x प्लस 2 x प्लस 4। सम में भी यही मानोगे, विषम में भी यही मानोगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से विभाजित हैं का योग 63 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो ये भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, बस आपके उसमें क्या है, वो संख्या 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित होने का मतलब हो गया कि पहली संख्या कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से विभाजित हैं का योग 63 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसमें भी ऑप्शन पे आपको फोकस रखना है। 21 है, 24 है, 27 है और 36 है, ठीक है ना भाई। और सम कितना दे रखा है? 63। 3 दे रखा है भैया, तो 3 दे रखा है, तो सीधा से निकालिए। अगर आपको निकालनी है, बीच वाली संख्या निकालनी है, तो क्या करिए? 3 से भाग कर दो, 2 और 1 21, ठीक है ना। तो 21 हो गई आपकी बीच वाली संख्या। बड़ी संख्या क्या होगी? इसमें 3 और जोड़ दो, क्योंकि 3 के लेने के बाद 3 ही तो आएगा। तो 3 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 24। ये हो गया अगला आपका प्रश्न। तो छोटी पूछता तो इसमें 3 आप घटा देते तो 18 हो जाता। आपको लगता है तो जोड़ के देख लीजिए आप। 9 4 63, 3 हाथ लगा 1 6 आंसर हो। बड़ी वाले पूछा है तो आंसर क्या हो गया आपका? 24। तो जितनी संख्या है, अगर 5 संख्याएं होंगी तो हम 5 से भाग कर देते तो बीच मिडिल वाली संख्या मिलेगी आपको। जितनी संख्या होगी अगर उसे भाग करते हैं उसमें, तो हमेशा आपको मिडिल वाली संख्या मिलेगी। जो भी आंसर मैं 3 से भाग के 21 मिला, ये 21 हमारा मिडिल नंबर था। बड़ी पूछा है तो 3 और जोड़ दीजिए, 24 हो गई। छोटी पूछता तो मैं 3 घटा देता, 18 हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या है। ये भी ऑप्शन से ही है, मनगढ़ंत नहीं कर, प्रश्न पढ़ के नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन से ही चुनाव करना है आपको। तो नंबर सिस्टम में अक्सर सवाल रहेंगे, ऑप्शन से ही चुनाव के आधार पे हमारी आगे की कैलकुलेशन होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ये पहला ऑप्शन है, फिर आपके पास में है दूसरा ऑप्शन है ये, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में 1 1 1, और चौथा ऑप्शन है इनमें से नॉन ऑफ दैट अबव, ऊपर में से दी गई कोई भी संख्या नहीं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या है। तो 3 अंकों की
सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या क्या बन सकती है? 0 0 1। सबसे छोटी संख्या यही तो होगी कि 3 अंकों की सबसे स्टार्टिंग अगर संख्या कुछ भी करते हैं आप तो वो होगी 0 0 0 1। इससे छोटी संख्या आप नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि इसको अगर 1 को हम 0 कर देंगे तो फिर तो 0 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संभवतः संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी? 0 0 1। तो आंसर आपका हो गया नॉन ऑफ द अबव, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं इसके बाद, 1000 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो ये भी देखिए ऑप्शन से ही है। 1000 आप जानते हैं 1000 जो होगा 45 से डिविजिबल नहीं है, विभाजित नहीं होता है, ठीक। 1000 45 से अगर भाग करते हैं तो उसमें भाग ये विभाज्य नहीं है, 45 से विभाज्य ये नहीं है। तो कह रहा है कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दी है, ये भी आपका ऑप्शन में से करना है, ठीक। नहीं ऑप्शन से अगर आपकी करने की इच्छा है तो भी आप क्या देखते हैं, 45 है तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तुरंत कॉमन सेंस रखते हैं कि 45 का अगर 10 बार करते हैं तो ये आएगा, 20 बार करेंगे तो कहां पहुंच गए आप? 900 के पास में। एक 45 और जोड़ के देखिए आप, तो अभी 100 में तो 45 दो बार जा सकता है ना, 2 बार जाने का मतलब हो गया 90। अभी कितना बन गया? 990। अब 45 और जोड़ दिए 990 में, तो अगली संख्या जो 45 से कटने वाली होगी वो यही बनेगी। क्या बन गई आपके पास में? देखिए 1035। 1000 आपके पास में है, ये 35 अगर और मिल जाता है तो 1035 बन जाएगा आपका, और ये 45 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस 1000 में क्या जोड़ दिया जाए? तो 35 जोड़ दिया जाए। ये हो गया आपका, इतना सरल सा प्रश्न था आपके पास में, ठीक है। ऐसा कोई भी प्रश्न है, आप ये माध्यम बहुत अच्छा है और एग्जाम चाहता है, ये एग्जाम के क्वेश्चन है वो मैंने नहीं बनाए, ठीक है ना, मैं तो सिर्फ आपको करवा रहा हूँ, बार बार पूछे, बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत परेशान होने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, कह रहा है 11 13 दोनों से विभाज्य है, ठीक है, तो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं और बताइए कि वह संख्या, इन ऑप्शन में से यहां भी चयन करना है कि वह इन दिए हुए ऑप्शनों में से किस ऑप्शन से सदैव विभाजित होगी, जो 11 13 से विभाजित है। तो पहला ऑप्शन जो हो गया आपका वो दिया हुआ है 11 और 13, ऑप्शन वहां देख लीजिए। दूसरा मैं ऐसे नोट कर रहा हूं, दूसरा जो है 13 माइनस 11, उसके बाद 11 गुणे 13 और उसके बाद दे रखा है 429। अब सोचने वाली बात है कि 11 भी एक अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम अगर आप लेंगे तो इनका एलसीएम जो होगा इनका ही गुणनफल होगा, ठीक। तो इनका गुणनफल जो होगा वो हमेशा जो होगा, इन दो संख्याएं तो चूंकि आपस में ये अभाज्य संख्याएं हैं तो यह हमेशा अगर विभाज्य होंगी तो एक दूसरे के गुणनफल से ही विभाज्य होंगी, यानी आपका आंसर क्या होगा? 11 गुणे 13, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सी नंबर जो है वो सही है। दो अभाज्य संख्याएं अगर गुणन में हैं, ठीक है, दो अभाज्य संख्याएं उनके गुणनफल से ही विभाजित होंगी और छोटा फैक्टर नहीं बन सकता। कोई भी दो अभाज्य संख्याएं हैं अगर उस दोनों का उनमें भाग करना है तो सिंपल सी बात है, उनका गुणनफल, उनका एलसीएम भी उनका गुणनफल ही होगा, इतना ध्यान रखिए बस। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक खिलाड़ी 5 चक्कर की दौड़ में एक सही 1/4 चक्कर लगा पाता है, तो बताइए कितनी दूरी तय करना उसे बाकी रह गया है। अब देखने वाली बात है कि जो ऑप्शन उसमें दे रखे हैं वो बड़े मजेदार हैं। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 15/4, 4/5 और 2/3। ये दूरी है भैया, ये दूरी जो चक्करों की संख्या है वो है, और 5/6। सवाल बहुत इजी है। 5 चक्कर थे
और बच्चे लगाए कितने चक्कर हैं, इतने चक्कर लगाए, कितना चक्कर शेष बचा इन ऑप्शन में देखना। कुछ मत परेशान हो। चक्कर कितने थे पूरे 5, लगाए उसमें कितने हैं, इसको चेंज कर लो 5, यहां जाएगा भाई 5 और 1 6/4, 5 चक्कर में से 6/4 चक्कर उसमें, सॉरी 4 1 4 5/4, 4 × 4 + 1 5, इतने चक्कर लगाए। सेपरेट कर लीजिए जरा, एलसीएम लेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें, 4 यहाँ हो गया 20, यहाँ 5 तो घटा दीजिए, कितना बचा 15/4, ये आंसर हो गया। और अगर कॉमन सेंस लगाते हैं तो 5 चक्कर है, 5 रुपए है, उसमें ₹1.25 घटा दो तो ₹3.75 बचा कि नहीं बचा भैया, ₹3.75। दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो उड़ा दो, काट दो, 25 से काट रहा हूं, 3 ऊपर आ गया, नीचे कितना आ गया 4, 3 सही 3/4, 3 × 12 15/4, लो हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। हर लगभग पेपर में पूछा जाता है कि उनके व्युत्क्रम का योग बताओ। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए व्युत्क्रम क्या होता है। जैसे कोई संख्या a है, अगर कहा जाए इसका व्युत्क्रम बताइए लिखिए, तो व्युत्क्रम कैसे लिखेंगे आपका 1/a, ये होता है व्युत्क्रम। तो बच्चे भाषा नहीं समझ पाते और छोटे से प्रश्न में गलती करके अपना नंबर खो देते हैं। तो संख्या का गुणनफल दे रखा है उन्होंने, संख्या हम एक पहली a मान लेते हैं, दूसरी b मान लेते हैं, तो उन्होंने साफ साफ दे रखा है, इनका योग दे रखा है हमें 12 और गुणनफल दे रखा है उन्होंने, यानी AB बराबर दे रखा है 35। संख्याओं का व्युत्क्रम का योग बताना है तो a का व्युत्क्रम अगर 1/a होगा तो b का व्युत्क्रम क्या होगा 1/b। जोड़ दो, ये मैं जोड़ रहा हूं, जोड़ेंगे आप तो क्या निकल के आ जाएगा भाई, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर होता है, तो AB/b + a। अब इसको चाहे b + a लिखें चाहे a + b लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मान कितना दे रखा है 12, इसका मान कितना दे रखा है 35, तो आंसर हो गया आपका 12/35 बस। और अगर आपको ये इतनी सारी नौटंकी मैं समझा रहा हूं, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखें कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या रखना है, योगफल को ऊपर और गुणनफल को नीचे, बस बता देना यही आंसर है। ऑप्शन में आ जाइए, आंसर खोलिए, टिक मार दीजिए। ये सब नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको पेपर पास करना है। पेपर में आप किसी प्रकार से पास होते हैं, उसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। पेपर में आप अगर इस तरह से जो लोग आइडिया लगा लेते हैं, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं। और हम लोग गणित में आज देखते हैं संख्याओं की विभाजता के नियम, रूल ऑफ या डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स। तो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा तक संख्याओं को वैसे भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको कम से कम 15 तक संख्याओं का कैसे विभाजित होंगे देख करके ही आपको आना चाहिए। ठीक है भाई। तो पहला जो नंबर होता है वो हमारा होता है 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10, और एक नंबर और ले लें आप 11। कोई संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, तो लास्ट में क्या अंक कौन सा होना चाहिए, सम अंक होना चाहिए। सम अंक अगर अंतिम है तो 2 से विभाजित है, अंतिम है 2 से क्या होगी, वो भाज्य होगी। 3 में अगर आ जाते हैं तो 3 का क्या होता है, उदाहरण के तौर पे अगर देखना चाहे 2 में तो कुछ भी कोई भी संख्या लिखिए, 2 8 4 3 8 2, ऐसा कुछ भी लिख दें आप। 3 में क्या होता है, 3 में अंकों का योग, संख्या जो भी लिखी हुई अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से कटेगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, मैं छोटी संख्या ले रहा हूं 27, जोड़िए कितना हो रहा है, अंकों का योग ऐसे जोड़ेंगे आप
9, 3 से कट रहा है भाई, संख्या कटेगी। कोई भी आप ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, संख्या बस कटनी चाहिए। ये ले ली मैंने संख्या, मैंने यानी ले ली है, तो कट रही कि नहीं कट रही ये देखते हैं। तो अंकों का योग जोड़िए जरा, क्या होगा? अंक क्या है? 2 2 3 4 3, जोड़िए जरा, 7 2 9, 3 से कटेगी संख्या। बस कोई भी संख्या ले लीजिए, बड़ी से बड़ी लेके प्रैक्टिस कर लीजिए। 4 का आ जाइए, 4 में क्या होता है? इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, बस विभाज्य हो, चाहे 20 अंक की संख्या क्यों ना हो। और अंतिम अंक सम भी होना चाहिए, क्योंकि भाई ये 2 का ही गुणनखंड होता है। 2 के 4, देखिए 2 का ही है ना एक, तो अंतिम अंक सम भी होना चाहिए, तभी 4 का टेबल जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, ये 4 से कटेगी, क्यों? क्योंकि अंतिम 2 अंक में 4 का डिवाइड जाएगा, तो ये 4 से पूरी संख्या क्या होगी? कटेगी। समझ गए आप? 5 का सबसे सरल ही होता है, अंतिम अंक 5 हो या 0 हो। अंतिम अंक क्या हो? 5 हो या अंतिम अंक 5 या 0 हो, तो 5 से कटेगी। इसके अलावा कुछ भी होता है वो 5 से टेबल, उसमें 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 भी देख लीजिए, 6 किससे मिलके बना हुआ है? तो 6 मिलके बना हुआ है 2 और 3 से, तभी तो 6 बना हुआ है। तो इसमें 2 के भी गुण होने चाहिए और 3 के भी गुण होने चाहिए, यानी अंतिम अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। 2 का भी विभाज्यता का नियम है, ठीक है ना? अंतिम अंक सम होना चाहिए, सम हो, अंतिम अंक सम हो। ये तो 2 की विशेषता हो गई। 3 की विशेषता क्या होनी चाहिए? अंकों का योग का योग 3 से कट जाए, से विभाज्य हो जाए। ये तो 2 और 3 की विशेषता हो। तो भैया करना कुछ नहीं है, कोई भी संख्या लिखी हुई है, कोई भी संख्या लिखी हुई है जैसे, तो अंतिम अंक सम है, देख के ही जान जाओगे। तो 2 की विशेषता तो आप देख के ही पता कर लेंगे, सिर्फ 3 का ही विभाज्य करके देखना है। तो 2 और 3 6 9, 9 में 3 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसलिए 6 से भी संख्या कटेगी। तो इसमें भी आपको कुछ बहुत कठिन नहीं है, 2 का तो देखते ही पहचान जाएंगे। 3 में क्या अंकों का योग करके भाग करना है, अगर जा रहा है तो वो 6 से विभाजित होगा। अब आता है 7 का, तो 7 से विभाज्यता का नियम जो होता है ये थोड़ा ठीक ठाक भी है। होता क्या है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अंतिम अंक को दुगना करके शेष अंक से घटाते जाते हैं, जब तक हमें पता न चल जाए कि इस संख्या में 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। मैं उदाहरण देकर बता रहा हूं। पहले अंतिम अंक को दुगना करके शेष संख्या से घटाते हैं, संख्या से घटाते जाते हैं। 7वीं विभाज्यता का नियम होता है अंतिम अंक को दुगना करके शेष संख्या से घटाते जाते हैं। कैसे घटाते जाते हैं मैं थोड़ा ऊपर रफ करके आपको बता रहा हूं कि कैसे घटाते जाते हैं, कैसे पता करते हैं। जैसे मैं 7 के लिए बात कर रहा हूं, 7 के बारे में, ये भी हटा रहा हूं भाई मैं। तो 7 को कैसे पता करेंगे? इसको संख्या ले ली मैंने,
7 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है ये पता करना है। तो अंतिम अंक क्या होगा 6, 6 का दुगुना करो, सॉरी अंतिम अंक कितना है दिया 3, 3 का दुगुना करिए 6 होगा। शेष संख्या क्या बची जब हट गया 34, 34 घटा दीजिए, 34 6 घटाइए कितना 28 आ गया। 28 7 में टेबल जाता है कि नहीं जाता है? तो जाता है। इसका मतलब जो है यह संख्या 7 से कटती है, ठीक है ना भाई। और अगर कोई बड़ी संख्या लेना चाहते हैं आप तो और ले लीजिए, जैसे मैं ले रहा हूं मैंने ये संख्या ले ली। अब पता करते हैं 7 से कटती है या नहीं कटती है, ठीक। तो देखिए अंतिम अंक क्या है इसका, एक का दूना क्या है 2, इसको इसमें घटा दो, घटाएंगे कितना होगा 10, 10 में 2 गया कितना बचा 8, 8 बचा, यहां बचा 3, 2। फिर क्या करना है, फिर ये अंतिम अंक कितना है 8, 8 का दूना करो 16, शेष संख्या क्या आपके पास में 23 बचेगी, 8 हट जाएगा, 16 घटाइए इसमें, इधर घटाइए भैया, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 7, 7 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। तो ये है 7 से विभाज्यता का नियम, सरल भी है और इंटरेस्टिंग भी है। अंतिम अंक को दुगना करते जाइए, शेष संख्या से घटाते जाइए, और 4 5 अंकों से बड़ी कोई संख्या आती नहीं है, तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी से आप कर भी सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से जो विभाज्यता का नियम है, 8 किसका गुणनखंड होता है, 8 में कौन कौन आ जाएगा, तो 8 में मिलके बना होता है 8 2 और 4 से। तो सिंपल सी बात है, इसमें 2 की विशेषता होगी और 4 की विशेषता होगी, यानी अंतिम अंक क्या होगा, तो अंतिम अंक इसका भी सम होगा, अंतिम अंक सम संख्या होगी, 2 की विशेषता, अंतिम अंक सम संख्या, ये हो गई, ठीक है 2 अंक की विशेषता। अब चूंकि 8 है, 4 में क्या था कि अंतिम 2 अंक 4 से कटते थे, लेकिन 8 में क्या होगा, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक जो है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए, से विभाज्य, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। उदाहरण के तौर पे मैं लिख रहा हूं, ये कोई संख्या लिखी हुई है, अब अंतिम 3 अंक कौन से हैं, 1 2 3, ये 8 का भाग इसमें भाई सम संख्या दी हुई है, तो ये कंडीशन तो हमारी होगी। 8 का भाग करके देखिए, इसमें 8 का भाग करेंगे 512 में 48 6 बार गया, बचा की तरफ 3 32 4 बार गया, अतः यह संख्या क्या होगी 8 से विभाजित होगी। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं और अपना ट्राई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग 9 के बारे में। तो ये था आपका 8, आगे बात करते हैं हम 9 के बारे में। तो मैं 9 को थोड़ा सा भाई ऊपर लिख रहा हूं। 9 में विभाज्यता का नियम क्या होगा, 9 किससे मिलकर बना हुआ है, 3 3 से। तो सिंपल सी बात है, 3 का नियम क्या था कि अंकों का योग 3 से कटता हो तो वो 9 से 3 से विभाजित होगी। अब यहां 3 3 9, सेम वही चीज, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य होना चाहिए। उसके बाद 10 में क्या, 10 में तो कुछ करना नहीं है कि अंतिम अंक क्या हो भाई, शून्य हो, कोई संख्या क्या, अंतिम अंक शून्य है, 0 है, वो है 10 से कटेगी, 0 कोई 10 से कटेगा। तो 9 वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है अगला आपका 11। इससे रीजनिंग में भी प्रश्न आते हैं, मैथ में भी प्रश्न आते हैं, तमाम चीजें प्रश्न ऐसे आते हैं, तो इसको देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या होता है,
कोई भी संख्या लिखी, 11 का देखिए मैं लिख रहा हूं, संख्या ऐसे लिखी हुई है 121 या 333 लिखी हुई है, समझिएगा पहले। तो देखिए इसके अंकों के स्थान क्या है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो ये देखिए अंक की जो पोजीशन है, ये कौन सी है, विषम अंक की पोजीशन है, और ये कैसी है, सम अंक की पोजीशन है। ये विषम अंक की पोजीशन है क्योंकि 1 और 3 विषम आते हैं और 2 और 4 सम है। तो ये हो गए सम और ये ऊपर वाला हो गया भैया विषम। तो 11 में क्या होता है, विषम सम का अंतर शून्य हो, विषम या सम अंकों का योग, अंतर, योग या अंतर 11 से विभाजित हो, योग या अंतर 11 से विभाजित हो या फिर शून्य हो या फिर शून्य हो जाए, शून्य हो, तो ये संख्या 11 से कटेगी। कोई भी संख्या देखिए, देखिए 11 के टेबल में देखिए 11 का ही में स्टार्टर और 11 होता है ना, 11 का बड़ा पड़ेगा 2 दा। तो देखिए ये एक पोजीशन, दो इनका अंतर करेंगे, 2 में से 2 के कितना बचा, शून्य। कोई भी 99 ले लीजिए, विषम ये विषम, ये विषम ये सम, अंतर करिए शून्य। 121 ले लीजिए, देखिए 1, 2, 3 विषम अंकों का योग जोड़िए, कितना हुआ 2, सम का कितना है 2, अंतर कितना आ रहा है शून्य। ये 11 का विभाजन का नियम है। पेपर में क्या करेगा, आपको कोई भी संख्या दे देगा, जैसे यही मैं संख्या एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि कोई भी एक संख्या दे देगा, बोलेगा जैसे बोल दिया उसने 2, 3, 4, यह संख्या 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो 11 से कटती है। तो स्टार जगह पे क्या भरा जाए, स्टार जगह पे कौन सा अंक आएगा अगर ये संख्या 11 से कटती है। आपको ऐसे प्रश्न बोल देगा, तो आपको क्या करना है, इनका योग और इनका योग, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो जरा जोड़िए, 4, 4, 8, 2, 10, और यहां कितना 3, ये तो 1 हो गया 10। अब इसको 10 बनाना है आपको, तो 3 अंतर तभी तो शून्य तभी आएगा ना जब आप ये इनका योग भी 10 होगा। तो क्या यहां लिख दिया जाए, इसको यहां घटा दो आप, 7 आ जाएगा। यहां क्या लिख दिया जाए, 10 बनाने के लिए यहां क्या लिख दिया जाए, 7। ठीक, तो इस तरह से सवाल आता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इनके अंकों का अंतर शून्य हो, विषम अंकों का अंतर और सम अंकों का जो योग है उनका अंतर है वो शून्य आ जाए, आप 11 से विभाजित हो रहा है। तो एक तो ये हो गया आपका। उसके बाद देख लेते हैं 12 नंबर। 12 किसका फैक्टर बनता है, 3 और 4 का, यानी उसमें कुछ गुण 3 के भी होने चाहिए, कुछ गुण 4 के भी होने चाहिए। जैसे अंकों का योग 3 से कटना चाहिए और अंतिम 2 अंक में भाग जाना चाहिए 4 का। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए और अंतिम 2 अंकों में भाग जाना चाहिए 4 का, ये 12 का फैक्टर बन जाएगा। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो और अंतिम 2 अंक में 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से, अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से विभाज्य हो, बस वो 12 से भी कटेगा। ठीक है भाई। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो जैसे भाई इसमें कुछ अपवाद है, 13 है, 17 है, प्राइम नंबर है ये, ठीक, 29 है, ठीक, तो अधिकतर 29 से फोकस रखें। जब आपको समझ में नहीं आता है तो अधिकतर संख्या 29 से कटती है।
ठीक, तो 14 लेंगे तो 14 का जो सेम चीज वही अंतिम अंक सम होना चाहिए और वही 7 वाला फॉर्मूला फॉलो करें, 14 का हो जाएगा। 15 3 और 5 को अनुसरण करे तो ये हो जाएगा। 16 में भी वही चीज है, 2 और 8 का अनुसरण करे तो ये हो जाएगा। तो ये थे विभाज्यता के नियम। ठीक है भाई, और एक चीज और देखते हैं हम लोग, कोई भी संख्या जैसे है दे दिया उसने 2 8 9, ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी कैसे पता करें? तो उसके लिए क्या करिए, सबसे पहले आप पता करिए इससे थोड़ी सी बड़ी वर्ग संख्या क्या बनेगी। तो 17 का वर्ग क्या होगा, है ना भाई, 17 का वर्ग जो है आपके पास में, तो 17 का अगर गुणा कर नहीं आता है आपको तो 17 का वर्ग कर लीजिए, इसके बाद ये 18 कर लीजिए, 324 होगा। कितना हो गया? 324। इससे बड़ा संख्या हमें मालूम वर्ग संख्या क्या होती है, 18 का वर्ग होती है 324। तो जो यह संख्या है वह 18 से छोटी संख्याओं से ही कटेगी, और अगर उन संख्याओं से नहीं कटती है तो यह संख्या किसी से नहीं कटेगी। ये बिल्कुल आप याद रखिए। ठीक, तो अगर 18 से छोटी संख्याओं से भाग करके देखें तो भाग करके देखिए, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कट नहीं सकता, 5 से कट नहीं सकता, 6 से भी कटेगा नहीं, लास्ट में 8 नंबर है। 7 से देख लेते हैं तो 18 तो 10, 9 दूनी 18, 18 इसमें से घटा देंगे 28, 10 बचा, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से कट नहीं सकता, 9 10 19, 9 से कटेगा नहीं, 11 से भी कटेगा नहीं, 12 से कटेगा नहीं, 13 से भाग करके देख लेते हैं लोग। तो 13 से अब बचा हमारे पास में क्या, 13 से 7 से नहीं कट रही, 13 बचा हमारे पास में, 14 बचा हमारे पास में, 15 16 और 17। तो 16 से कटेगा, 14 से कटेगा नहीं क्योंकि इवन नंबर नहीं है, इससे भी नहीं कटेगा। 15 से भी कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, होना चाहिए, वो भी नहीं है, इससे भी नहीं कटेगा। 2 संख्याएं बची हमारे पास में, ये है या ये। 13 से काट देखो, 13 दूनी 26, 2 बचा, नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा। 17 से भाग करके देखिए, 17 यही इकलौता एक नंबर है, इससे कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही है तो फिर हम लोग बोल देंगे ये भी कैसा है, ये भी प्राइम नंबर है। 17 एक 17 हो गया, बचा कितना आपके पास में, 1 11, ये बात है ना भाई। आप देखिए ध्यान से, 17 के 7 बार अगर पढ़ा पढ़ते हैं लोग तो 119 आ जाता है। देखिए 17 से कट रही है। अगर इसकी जगह कोई भी संख्या हो तो ऐसे पता करते हैं, कोई भी संख्या है उसे बड़ी वर्ग संख्या जोड़ लो और उससे छोटी प्राइम नंबरों से काटना स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे बाकी संख्याओं को पता करते हैं और पेपर में बहुत 3 अंक से ज्यादा संख्या बड़ी पूछी नहीं जाती आपसे। ठीक है भाई, तो ये थे आज के विभाज्यता के नियम, एक बार जरूर देखिएगा, बहुत काम आएंगे आपको। और जैसा मैंने कह रखा है कि स्क्वायर नंबर वगैरह कुछ है, आप आइडिया लगा के रखें। थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर जो हैं उनमें भी आइडिया मैंने बताया था कि अंतिम अंक क्या होते हैं, उससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं किसी बड़े से बड़े नंबर का। ठीक है ना, तो जैसे कोई भी संख्या दे देता है तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। और अगर 7 का कर देंगे तो 36 हो जाएगा, 17 कर देंगे 50 हो जाएगा। अगर आप कोई संख्या है, मान लीजिए सपोज दैट ऐसे पढ़ रही है, कोई भी संख्या है, तो ये किसका वर्ग होने की संभावना है। तो एक चीज तो इससे क्लियर होती है कि इसके संख्या के अंकों में 2 अंक होंगे क्योंकि भाई 2 के जोड़े बन रहे हैं, और ये 3600 और 4900 के बीच में पड़ रही है। जो संख्या होगी वो 60 से लेकर 70 के बीच की कोई एक संख्या होगी। अंतिम अंक 1 पड़ रहा है तो 1 किस में आता है, या तो 61 में आएगा या 69 में आएगा। ठीक, फिलहाल ये वर्ग संख्या नहीं क्योंकि मैंने ऐसे लिख दिया आपको समझाने के लिए। तो या तो ये इसका हो सकता है या तो ये इसका हो सकता है। तो इसका हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसका होने का मतलब है इससे थोड़ी छोटी होती, 47 47 होती तो इसका हो जाती।
और इसके पास है तो इसके ही होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो ऐसे पता करते किसी भी संख्या का, ऐसे घन पता कर सकते हैं आप। कोई भी संख्या 3 का घन है तो हो गया 27, 4 का है तो हो गया आपके पास में 64। ठीक भाई। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या अगर पढ़ रही है तो इन दोनों के फिर क्या होगी, बीच में ही पड़ेगी। तो ऐसे घन भी पता करते हैं हम लोग। ठीक, अगर 0 बना रहे हैं इसमें आप, तो यहां क्या बढ़ जाएंगे, 3 0 बढ़ जाएंगे आपके पास में। यहाँ 0 बढ़ा रहे हैं तो यहाँ क्या 0 बढ़ जाएंगे, 3 0 बढ़ जाएंगे। घन में 3 0 बढ़ेंगे ना भाई। 10 का घन है अगर आप बनाते हैं तो क्या 0 बढ़ते हैं। अब अगर कोई संख्या पड़ रही है 27,000 64,000 के बीच में, सपोज दैट कोई संख्या पड़ रही है 31,000 के आसपास, तो सिंपल सी बात है वो 31 और 40 के बीच की कोई संख्या का घन होगी। इस तरह से आइडिया लगाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही था। नमस्कार, जय हिंद।